हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के सभी विषय के प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो इसका ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर प्रणाली, बी है अभिनय प्रणाली, सी है गति प्रणाली और डी है व्याख्या प्रणाली। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तर प्रणाली में बच्चे एक्टिव रहते हैं। जब भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हो क्लास में, तो बच्चों से जो प्रश्न पूछते रहेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे और जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, जागृत शब्द का विलोम शब्द है। इसका ऑप्शन ए है सुषुप्त, बी है विषुप्त, सी है शयन और डी है चेतना। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है सुषुप्त। प्रश्न का तीसरा है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है पुस्तक, बी है ममता, सी है अच्छाई और डी है सुरेश। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है पुस्तक। पुस्तक बोलने से दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं सभी का पता लग रहा है, मतलब सबका बोध हो रहा है। जैसे वो मैथ्स का भी बुक हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर जो आप किसी एक का नाम ले लेंगे ना हिंदी का बुक, तो वहाँ पे वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा जब नाम ले लेंगे, तो यहाँ पे नाम ना देके पूरे केवल पुस्तक बोल रहे हैं तो पूरे जाति का, पुस्तक जाति का बोध हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। बी में ममता दिया है, सी में अच्छाई दिया है। इसको देख और सुन नहीं सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, दोनों भाववाचक संज्ञा। और डी में है सुरेश, तो सुरेश है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुरेश कोई एक ही हो सकता है जिसका भी, सुरेश तो दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो ये नाम है, जब भी आप सुरेश का नाम लेंगे तो आपके पास एक ही सुरेश होगा वहाँ पे, तो ये व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव है। तो किससे किससे उनके शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए है संकोच, बिल्कुल है, बी है झिझक से भी हो सकती है, सी है शर्मिला होना, ये भी बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में बाधक हो सकता है, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 है, भूतकाल में कितने भेद होते, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जिसमें भूतकाल सेकंड वाला दिया है, उसके कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 10। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है 6। और वो 6 कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल और चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां हेतु मध्य भूतकाल। तो ये 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है प्रश्न के 6, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भी वो प्रश्न आ गया, देखिए। इसे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि विराम चिन्ह के बारे में पूछा था ना, यहाँ पे भी पूछा हुआ है। तो इसका आंसर लिखेंगे हिंदी भाषा में प्रमुख, यहाँ पे भी वही जो वहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे प्रमुख रूप से इसको लिखेंगे, प्रमुख रूप से प्रयोग, इतना आप ऐड कर लेंगे। बाकी मैं इसको करेक्शन करके टेलीग्राम चैनल पे इसका जो पीडीएफ है सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको करेक्टेड फॉर्म आप ले सकते हैं पीडीएफ का। प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाले 4 विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्ण विराम, हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं, यानी रुकते हैं। इसका अर्थ है पूरी तरह रुकना, उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे राजू पढ़ रहा है, जो लास्ट में खड़ी पाई है, यही विराम चिन्ह है। दूसरा है अल्प विराम, ये रिपीटेड प्रश्न है, पिछली क्लास में ही हम लोगों ने 2023 में ही पढ़ा था। अल्प विराम यानी जो कॉमा होता है ना, तो इसी को अल्प विराम कहते हैं। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, भारत में गेहूँ, फिर कॉमा, फिर चना, फिर कॉमा यानी अल्प विराम, फिर बाजरा अल्प विराम, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो ये छोटा सा डैश होता है, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रात दिन में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है आजकल में। इसके बाद है चौथा विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे इस चिन्ह यानी लाघव चिन्ह को लगा देते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर,
राजेश, डॉक्टर राकेश में जो डॉक्टर के आगे जो ये छोटा सा जीरो बनाया गया है, ये यही लाघव चिन्ह है। इसे डाल लिख के बना दिया गया, डॉक्टर का बोध हो रहा है, यानी डॉक्टर पता लग रहा है, ये डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है। पंडित किशोरी लाल में प के बाद प्रयोग हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। तो यहाँ पे देखिएगा, जो ये प्रश्न संख्या 6वां में पूछा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे लघु उत्तरी में ये प्रश्न पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये अति लघु उत्तरी में पूछा हुआ है, प्रश्न संख्या 6 में पूछा हुआ है ना। तो आप इसमें इसके बारे में मत लिखिएगा, नहीं तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा। एक ही नंबर का तो प्रश्न होता है अति लघु उत्तरी का, तो केवल आप 4 विराम चिन्हों का नाम लिख देंगे, पूर्ण विराम, अल्प विराम और योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई भी आप जो 4 विराम चिन्ह का नाम केवल लिखेंगे, उसके बारे में नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये प्रश्न बड़ा हो जाएगा और समय बहुत कम रहता है। 1 घंटे में आपको 18 प्रश्न लिखने रहते हैं। इसके बाद है प्रश्न के 7, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी अति लघु उत्तरी में पूछा है, तो केवल इसका नाम ही लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, समास 6 प्रकार के होते हैं, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कहीं कहीं पे 4 प्रकार भी मिलता है, वहाँ पे जो कर्मधारय और द्विगु है, ये 2 जो तत्पुरुष के अंतर्गत लिखा रहता है, मतलब ये इसके भाग लिखे रहते हैं, और ये द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव 4 समास मिलते हैं, लेकिन आप 6 प्रकार लिखेंगे, 6 प्रकार, ये 6 लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, छतरी वाला 6 जो दिया है, संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो यहाँ ये संयुक्ताक्षर जो होता है उसी का एक वर्ण है। संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, उसका एक वर्ण दिया है 6। ये किन किन 2 वर्णों से मिलकर बना है बताना है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, संयुक्त वर्ण जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, जो जिसमें यह 6 पूछा हुआ था, तो 6 क और स से मिलकर बना होता है, अत्र, त और र से, ज्ञ, ज और य से, यहाँ वाला यह है ये, और स्र, स और र से। तो इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूछा था बस 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, तो बस आप इतना लिखेंगे कि जो 6 संयुक्त वर्ण क और स से मिलकर बना होता है, और नीचे लिख देंगे 6 बराबर क धन स। तो ये आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको ये चारों इसलिए बता दिया है कि अगली बार आपसे इसके बारे में, त्र के बारे में पूछ सकता है, ज्ञ के बारे में, स से पूछ सकता है कि किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। जानकारी के लिए मैंने इतना लिखा हुआ है, बस आप जितना पूछे बस उतना ही लिखिएगा अति लघु उत्तरी में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। और ये दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है आई से 2 शब्द बनाना है, तो बस आप बना देंगे पढ़ धन आई पढ़ाई, और 2 शब्द बनाना है लिख धन आई लिखाई, हो जाएगा। 2 शब्द आप बना देंगे। और बाकी यहाँ पे प्रत्यय किसे कहते हैं और इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या उसका अर्थ ही बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ धन आई पढ़ाई, यहाँ पढ़ मूल शब्द है तथा आई प्रत्यय है यहाँ पे, लेकिन ये प्रत्यय के बारे में नहीं पूछा था, बस पूछा था कि 2 शब्द बनाना है आई शब्द से, तो आप पढ़ धन आई पढ़ाई लिख धन आई लिखाई लिख देंगे, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। इसका आंसर है, मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है। व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, पत्र के प्रकार लिखिए। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, यानी सामान्य तौर पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र आधिकारिक व्यवसाय और जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो पत्र व्यक्तिगत दोस्तों और परिवार के साथ संवाद करने के लिए लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ये लघु उत्तरी में पूछा हुआ था कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर बताइए, तो वहाँ हम लोगों ने अनौपचारिक और औपचारिक को डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे केवल प्रकार पूछा है ना पत्र के, तो केवल आप नाम लिखेंगे और एक एक लाइन आप बता सकते हैं इसमें कि औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12 जो कि लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है, गद्य शिक्षण के समान उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे गद्य शिक्षण, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या होता है। इस विधि में शिक्षक पहले गद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बतलाता है तथा बाद में सभी वाक्यों का सरलार्थ बताते हुए गद्यांश का अर्थ प्रकट
अर्थ स्पष्ट करता है। यानी सबसे पहले गद्य को पढ़ता है, उसमें कठिन शब्दों को बताता है, फिर उस गद्यांश का जो भी गद्यांश शिक्षक पढ़ रहा है उसका क्या अर्थ है उसको बच्चों को समझाता है। इसी को गद्य शिक्षण कहते हैं। अब गद्य शिक्षण के यहाँ पे उद्देश्य पूछा हुआ था, तो लिखेंगे गद्य शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग। इसमें पहला है छात्रों के शब्द उच्चारण को शुद्ध करना। जो शब्दों का उच्चारण बच्चे करते हैं वो शुद्ध उच्चारित करें, ये गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य। दूसरा दिया है विद्यार्थियों के शब्द भंडार को बढ़ाना। तीसरा भाषा से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना। चौथा है छात्रों में रचनात्मक शक्ति का विकास करना। पांचवा छात्रों का शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। इन सब का भी ज्ञान कराना बच्चों का गद्य का उद्देश्य होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे पहला हेडिंग मौखिक अभिव्यक्ति। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे कि बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक को पहुंचाने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, लिखकर अपने जो अंदर विचार भाव आ रहे हैं दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसमें पूछा हुआ था ना पिछले क्लास में। मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित सेम प्रश्न तो नहीं पूछा था, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछा था। तो दूसरा हेडिंग लिखेंगे इसमें, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा हेडिंग लिखेंगे लिखित अभिव्यक्ति। इसमें दिया हुआ है लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य लिखने की स्वतंत्रता, अपने समाचार पत्र छापने, अपने मन के विचार और किसी भी पार्टी, समूह, दल, गठबंधन के खिलाफ लिखने की सफलता तथा स्वतंत्रता और आरटीआई अभिव्यक्ति से है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। यानी बच्चों को जो भी पढ़ रहे हैं उनमें उच्चारण शुद्ध हो, उनको उपाय बताना है, दो बताना है उपाय कि उनको उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है ध्वनि यंत्रों का संपूर्ण ज्ञान कराना। इसमें दिया हुआ है बालकों को यह बताना अनिवार्य है कि ध्वनियाँ कैसे बनती हैं, ध्वनियों के उच्चारण में जीभ, ओष्ठ, कंठ आदि का क्या योगदान है, अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। इन सभी तथ्यों को उसे उदाहरण देकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और दूसरा जो उपाय हो जाएगा वो दूसरा उच्चारण प्रतियोगिता है। कक्षा शिक्षण, यहाँ कक्षण नहीं होगा, शिक्षण में ड रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा कक्षा शिक्षण में मुख्यतया भाषा के कलांश में उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराने चाहिए। कठिन शब्द श्यामपट्ट पर लिखकर उनका उच्चारण कराना चाहिए। सर्वदा शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ये सब बच्चे देखकर शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 15, काल किसे कहते हैं, काल के भेद लिखिए। उत्तर लिखेंगे इसका, काल हेडिंग लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। तो इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे आप वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है तो पता लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में काम हो रहा है, लिख रहा है पत्र, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। दूसरा है भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में करने या होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय गया, यानी वो कल परसों में गया था तो वो गया, तो ये मोहन विद्यालय कल विद्यालय गया, ये इसको पढ़ने से पता लग रहा है कि भविष्य में वो कार्य पूर्ण हो गया है, यानी भविष्य में वो काम हुआ है, तो ये भूतकाल हो जाएगा। तीसरा है भविष्यत काल, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के आने वाले समय में करने या होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सीता विद्यालय जाएगी, अभी गई नहीं है, जाएगी, तो आने वाले समय में जाएगी, तो ये भविष्यत काल हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे कविता। कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इसमें रसानुभूति, भावबोध व सौंदर्य बोध होता है। पाठक की स्थिति व भाव के आधार पर कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं।
इसी में नीचे दिया हुआ है कविता शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कविता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, कविता पाठक के मन को आसानी से छू जाती है। तीसरा है कविता में भावबोध की प्रधानता होती है। चौथा है कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण की कविता में सहज और गाय बनाया जाता है। ये गाया है, आधा ह य है, मतलब कि ये गाने योग्य बनाया जाता है इसको। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, कविता की लयात्मकता। शब्दावली को पढ़ने के लिए सस्वर पठन अनिवार्य है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 17, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे पत्र लेखन की विशेषताएं। अच्छे पत्र की विशेषता पत्र के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ बातें सभी प्रकार के पत्र लेखन में प्रभावी होती हैं। पहला है उचित भाषा। पत्रों की भाषा शुद्ध, स्पष्ट, पाठक के लिए पठनीय होनी चाहिए। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने पत्र में। दूसरा है उचित संबोधन। पत्र लेखन में पाठक के लिए संबोधन का विशिष्ट महत्व रहता है, अतः उचित संबोधन पत्र को प्रभावपूर्ण बनाता है। तीसरा है त्रुटि मुक्त लेखन। पत्र लेखन में व्याकरण संबंधी त्रुटियां खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध लेखन विषय में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे हेडिंग दिया है क्रिया विशेषण। वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिरण तेज भागता है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, भागता है, यहाँ पे भागता है क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कि वो तेज भागता है, तो क्रिया की जब विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है जो क्रिया भागना की विशेषता बताता है। दूसरा है राम अच्छा लिखता है, तो यहाँ पे लिखता है का विशेषता बता रहा है अच्छा, तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस वाक्य में अच्छा शब्द लिखने की विशेषता बता रहा है, अतः अच्छा क्रिया विशेषण है। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि वह तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज दौड़ने की विशेषता तेज जो है दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो दौड़ना क्रिया है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, लेट्स लर्न शिक्षा 1। जब इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पे DP आपको ऐसा दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे सभी विषय के 2023 से 2016 तक के प्रीवियस ईयर का PDF पड़ा हुआ है। वहाँ पे आप फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप वहाँ से लेके आप PDF पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।